नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल। वोट बैंक की राजनीति आपदा में भी अवसर तलाश लेती है। पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि इस महामारी से लड़ते लड़ते पता नहीं कितनों का साथ छूट जाए। लेकिन राजनेता इतने गंभीर मुद्दे पर भी एक होने के बजाय एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। बैटल ऑफ बंगाल जीतने के लिए सारी पार्टियों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो रैलियां हो या रोड शो हो या फिर चुनावी सभा। कोरोना प्रोटोकॉल का कितनी गंभीरता के साथ पालन हुआ, ये भी टेलीविजन के जरिए पूरे देश ने देखा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सियासी लहर भी पूरे उफान पर रही। बांग्ला मानुष भी वोट के लिए नेताओं के बदलते हर रंग को बड़े ध्यान से देख रहा है। इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कैसे डू इट नाउ नारे के साथ बंगाल में बदलाव की शुरुआत की। अब आगे की कहानी। वो साल था 2006 का। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ममता बनर्जी को बेचैन कर दिया। वो हर उस पहलू पर मंथन कर रही थी जिससे टीएमसी को मजबूत किया जा सके। दिल्ली की सत्ता का रंग उनके ऊपर रत्ती भर भी नहीं चढ़ा था। बदन पर सफेद सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और हमेशा तमतमाया चेहरा उनकी पहचान बन चुका था। प्रचंड बहुमत वाली बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार ने जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की तो किसानों ने स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू किया। ममता ने किसानों के गुस्से को अच्छी तरह से भांप लिया। नंदीग्राम और सिंगूर में आंदोलनकारी किसानों के साथ वो मजबूती से खड़ी हो गई। नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बीयूपीसी का गठन किया गया, जिसके बैनर तले ममता की टीएमसी समेत कई छोटी बड़ी पार्टियां आ गई। 2006 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही बुद्धदेव भट्टाचार्य और रतन टाटा मीडिया के सामने मुखातिब हुए, जिसमें सिंगूर में टाटा मोटर्स की लखटकिया कार नैनो के लिए प्लांट लगाने का ऐलान हुआ था। सिंगूर में टाटा मोटर्स के प्लांट के लिए 997 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का फैसला हुआ, जिसके बाद जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा और सिंगूर प्लांट में नौकरी की मांग पर किसान अड़ गए। जिस दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य और रतन टाटा ने नैनो कार के प्लांट का ऐलान किया, उसके 12 दिन बाद ही करीब 3000 लोगों ने सिंगूर में बीडीओ दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लखटकिया नैनो कार रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी सिंगूर में बनने वाले टाटा के प्लांट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन प्लांट के लिए इलाके के हजारों किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्रशासन ने जबरन जमीनों की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की। आंदोलनकारियों ने कई मौकों पर निर्माणाधीन प्लांट के भीतर तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सिंगूर के नाराज किसानों को साथ लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। अधिग्रहण की गई 400 एकड़ जमीन की वापसी के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गईं। नैनो प्लांट के पास 21 कैंप लगे, जहां 3 हफ्ते से ज्यादा अनशन चला। इस दौरान नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर तक सड़क ब्लॉक कर दी गई। पूरे देश की नजरें सिंगूर पर टिक गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अपील पर ममता ने अनशन खत्म किया। उनके तेवर और सिंगूर में संग्राम की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। सिंगूर में इतना बवाल हुआ कि अक्टूबर 2008 में टाटा ने बंगाल से नैनो प्लांट हटाने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट अपने पढ़ाई में पॉइंट्स बनाते हैं, ममता बनर्जी के लिए सिंगूर और नंदीग्राम कुछ ऐसा ही किस्सा था। उस जमाने में उनको पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी
और ग्राउंड लेवल पे उनको अपना बेस बनाना था। सिंगूर और नंदीग्राम दोनों ऐसी जगह सामने आ गए जहां से दो बड़े बड़े कंपनियों को उन्होंने वहां से हटा दिया। यही कहा कि किसान की जमीन किसान के पास रहेगी, और इसमें ममता बनर्जी और उनके तृणमूल कांग्रेस की पार्टी, जिसका स्लोगन मां माटी मानुष है, पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गया। साल 2007 की शुरुआत नंदीग्राम में तनाव के साथ हुई। केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का काउंटडाउन जारी था। बीयूपीसी सदस्यों और सीपीएम काडर के बीच टकराव बढ़ने लगा। बुद्धदेव सरकार किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी कर दिया। इससे आंदोलनकारी भड़क गए। ममता की पार्टी टीएमसी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी थी। नंदीग्राम की जंग में ममता के सेनापति और रणनीतिकार बने शुभेंदु अधिकारी। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो अब बीजेपी के रथ पर सवार हैं, जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने खड़े हैं। बीयूपीसी को नंदीग्राम में आम लोगों के साथ साथ माओवादियों का भी समर्थन मिला। अधिग्रहण का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम की ओर आने वाली सड़कें खोद दी, रास्तों को बंद कर दिया। करीब 3 महीने तक प्रदर्शनकारियों ने सीपीएम काडर और पुलिस की नंदीग्राम में एंट्री रोके रखी। ऐसे में बुद्धदेव सरकार ने नंदीग्राम से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस फोर्स के करीब 2500 जवानों को नंदीग्राम भेजा। वो तारीख थी 14 मार्च 2007। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। ऐसे में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 14 लोग मारे गए। नंदीग्राम में पुलिस एक्शन के खिलाफ ममता ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उनकी अगुवाई में बुद्धिजीवियों ने पुलिसिया कार्रवाई और बुद्धदेव सरकार की कड़ी आलोचना की। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बुद्धदेव सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम में प्रचंड आंदोलन छेड़कर ममता बनर्जी ने खुद को अल्ट्रा लेफ्ट साबित करने की कोशिश की। उधर बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई में सीपीएम भी बदलाव के राह पर थी। दरअसल लेफ्ट फ्रंट ने एक जमाने में बंगाल में अपनी सियासी जमीन भूमि सुधार के नाम पर तैयार की थी। उनकी राजनीति बड़े औद्योगिक घरानों के विरोध की थी। ऐसे में सीपीएम के वैचारिक संघर्ष का ममता ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सूबे के लोगों के दिमाग में ये बात धीरे धीरे बैठानी शुरू कर दी कि सीपीएम सरकार बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ी है और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेगी। उनकी सादगी और फाइटर छवि बंगाली भद्रमानुष को भी पसंद आने लगी और पारंपरिक सोच वाले सीपीएम काडरों को भी। ममता तेजी से सूबे के गरीब और कमजोरों के दिल में जगह बनाने लगी। बदली सियासी फिजा में उनकी लोकप्रियता का पहला टेस्ट 2008 में बंगाल के पंचायत चुनाव में होना था। 3 दशकों के बाद पहली बार लेफ्ट फ्रंट का मजबूत किला हिलता दिखा। सिंगूर और नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए थे। पंचायत चुनाव के नतीजों से ममता को संकेत मिल गया कि बंगाल के लोग लेफ्ट फ्रंट का विकल्प ढूंढ रहे हैं। उनकी नजरें अब 2009 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। उसी दौर ममता ने मां माटी और मानुष का नारा बुलंद किया। ममता बनर्जी के नारे मां माटी और मानुष में बंगाल, बंगालियत और सूबे के आम आदमी तीनों का अक्स था, जो एक सामान्य बंगाली मानुष को सबसे ज्यादा सूट करता है। ममता के नए नारे को टीएमसी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में युद्ध घोष की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस से टीएमसी का पहले से गठबंधन था। अपनी आंदोलनकारी छवि और नए सियासी समीकरणों के साथ ममता ने तूफानी चुनाव प्रचार किया। टीएमसी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 19 जीतने में कामयाब रही।
कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आ गईं। ये फाइटर दीदी का लेफ्ट फ्रंट को दूसरा बड़ा झटका था। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार में ममता रेल मंत्री बनी। उन्हें बंगाल के लोगों का दिल जीतने का एक और बड़ा मौका मिल गया। एक कहावत है जो अक्सर हम लोग काफी कहते हैं और हम लोग चर्चे में भी लाते हैं। तो वो कहावत क्या है? तो ये कहावत ये है कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट वे टू एंटर द हार्ट। ममता बनर्जी ने ये यूनिक सिस्टम अपने आप के लिए तैयार किया। चप्पल पहनी हुई ममतामयी ममता बनर्जी जब कलकत्ता के सड़कों पे चलती रही तो पूरा शहर क्यों पूरा राज्य उनके साथ जुड़ गया। ममता बनर्जी थी तो देश की रेल मंत्री, लेकिन उनकी नजरें बंगाल पर ही टिकी थी। बतौर रेल मंत्री उन्होंने बंगाल के लिए नई ट्रेनों और परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। नई घोषित ट्रेनों में से 1/3 बंगाल के खाते में गईं। बंगाल को देश के हर हिस्से से सुपरफास्ट ट्रेनों के जरिए जोड़ने की कोशिश की। रेल मंत्री होने के बाद भी उनका ज्यादातर वक्त कोलकाता में बीत रहा था। ऐसे में विरोधी तंज कसते हुए उन्हें बंगाल का रेल मंत्री तक कहने लगे। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थे उसी टाइम कुछ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल के लिए बहुत सारी चीज अनाउंस किया। तो देखिए, ये इंडियन पॉलिटिक्स में जब जिधर से जो भी रेल मंत्री होते हैं उन लोग बहुत कुछ उनका स्टेट के लिए किया। ऐसे बात नहीं कि ममता बनर्जी पहला पर्सन है जो ये किया। रेलवे की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए भले ही ममता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गरीब मुसाफिरों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न यात्री किराया बढ़ाया, न माल ढुलाई के भाड़े में बढ़ोतरी की। विपक्ष की आलोचनाओं की परवाह किए बगैर वो अपने चिरपरिचित अंदाज में आगे बढ़ती रही। ममता बनर्जी को बंगाल की सियासी जमीन पर टीएमसी के लिए अच्छे संकेत मिलने लगे थे। 2011 में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही ममता ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देकर कोलकाता की फ्लाइट पकड़ ली और रेल मंत्री की कुर्सी पर अपने विश्वास पात्र दिनेश त्रिवेदी को बैठा दिया। बंगाल में पुरानी सोच वाले कम्युनिस्टों के मन में उठते तूफान से भी ममता अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य की नीतियों से नाखुश सीपीएम काडरों के लिए भी टीएमसी के दरवाजे खोल दिए। बंगाल में तेजी से बदलती सियासी हवा का रुख देखते हुए दूसरी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी टीएमसी से जुड़ने लगे। बंगाल में वोटरों के डर को महसूस करते हुए उन्होंने नारा दिया, चुपचाप फूले छाप। वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि बंगाल के लोग 60 के दशक से चली आ रही रक्त रंजित राजनीति से भी छुटकारा चाहते हैं। ऐसे में दीदी ने एक और नारा दिया, बदला नॉय बदल चाय। मतलब बदला नहीं, बदलाव चाहिए। बंगाल के लोगों को आंदोलनकारी ममता ने सुनहरे भविष्य और बदलाव का सपना दिखाया। बंगाली मानुष ने भी बदलाव के नाम पर वोट दिया और पश्चिम बंगाल में 34 साल से मजबूती से खड़ा लेफ्ट फ्रंट का किला नेस्तनाबूत हो गया। सीपीएम अन्ना, नंदीग्राम থেকে রায়না, सीपीएम अन्ना। किसी को ममता बनर्जी का तेवर पसंद आया, कोई उनकी आंदोलनकारी छवि का मुरीद हुआ, किसी को उनकी सादगी भाई। बंगाल के लोगों को 34 साल से लगातार सत्ता में रहे लेफ्ट फ्रंट का विकल्प ममता में दिखा। लेफ्ट फ्रंट सरकार को लेकर सूबे के लोगों में गुस्सा किस कदर था, उसे न बुद्धदेव भट्टाचार्य भांप पाए, न ही सीपीएम के बड़े नेता। वोटों की गिनती हुई तो सूबे की तस्वीर बदल चुकी थी। टीएमसी को 184 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन साझेदार कांग्रेस के खाते में भी 42 सीटें आ गईं और बंगाल पर 34 साल तक हुकूमत करने वाली सीपीएम सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। बदलाव की लहर पर सवार प्रचंड बहुमत से लैस ममता बनर्जी के सामने एक और मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, दूसरी ओर चुनौतियों का पहाड़। 20 मई 2011 कोलकाता। दोपहर 1:01 पर ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बन गई पश्चिम बंगाल की
पहली महिला मुख्यमंत्री। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सियासी दिग्गजों के साथ साथ सिंगूर और नंदीग्राम की राजनीतिक हिंसा के शिकार पीड़ित परिवारों के लोग भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद ममता अपने मंत्रियों के साथ राजभवन से पैदल मार्च ही करते हुए राइटर्स बिल्डिंग पहुंची, जहां से 18 साल पहले उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला गया था, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर ही कदम रखने की शपथ ली थी। सिर्फ ऐसे बात नहीं जो ममता बनर्जी खुद अकेला ही आ गए, उसी टाइम बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडिविजुअल से बहुत छोटे मोटे पार्टी ममता बनर्जी का साथ दिया। उसी टाइम वो जो रेनबो कोalition हुआ अगेंस्ट दी देन गवर्नमेंट, उसी का हिसाब से ममता बनर्जी चुनाव पे जीता। और बंगाल का चुनाव में एक पिकुलियर ट्रेंड भी है, ये आप जब से भी देखो, जो भी पावर पे आते हैं ऑलमोस्ट विथ अ वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अब लोगों से किए गए वादों पर खरा उतरने की चुनौती थी। सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, कर्ज में डूबे बंगाल को उबारने, सरकारी कर्मचारियों में कार्य संस्कृति बहाल करने और अलगाववादियों और माओवादियों से निपटने की चुनौती थी। इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं लेफ्ट काडर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष फिर से शुरू न हो जाए। ममता को जिन चुनौतियों से निपटना था, उसमें उन्हें अपने स्वभाव और आंदोलनकारी छवि से उलट बड़े और कड़े फैसले लेने की दरकार महसूस की जा रही थी। दिल्ली में यूपीए गठबंधन में शामिल होने की वजह से उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हर तरह की मदद का भरोसा जरूर मिला हुआ था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी ममता के तेवर नहीं बदले। पार्टी हो या सरकार, उनकी बात काटने की हिम्मत शायद ही किसी में थी। रेलवे की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए जब रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बजट में यात्री किराया बढ़ाने का ऐलान किया, तो इससे ममता इतनी नाराज हुई कि रेल बजट पेश करने के 24 घंटे के भीतर ही दिनेश त्रिवेदी को हटाकर मुकुल रॉय को रेल मंत्री बनवा दिया। बंगाल से कांग्रेस के बड़े नेता प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो चुके थे। कांग्रेस से मतभेद के बाद ममता ने यूपीए से नाता तोड़ लिया। बंगाल में उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस बीच शारदा चिटफंड घोटाला सामने आते ही बंगाल की सियासत और तृणमूल कांग्रेस में भूचाल आ गया। इस घोटाले से ममता बनर्जी के मंत्रियों, सांसदों और करीबियों के नाम जुड़ने लगे। ऐसे में विरोधियों को भी उन पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया, लेकिन ममता इससे जरा भी विचलित नहीं हुई। उनकी नजरें 2014 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। मोदी सुनामी में जहां कई क्षेत्रीय पार्टियों की सियासी जमीन तहस नहस हो गई, वहीं बंगाल में टीएमसी की पकड़ ज्यों की त्यों बनी रही। सूबे की 42 सीटों में से 34 सीटें जीतने में टीएमसी कामयाब रही। इसके बाद बीजेपी के रणनीतिकारों ने बंगाल के समीकरणों पर गुना भाग शुरू कर दिया। चल शंख उठा। बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में खड़ी होने की कोशिशों में जुटी थी। संघ से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता सूबे के दूर दराज के हिस्सों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में जुटे थे। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल अमित शाह के टॉप एजेंडे में आ गया। ममता बनर्जी को बीजेपी ने अपने आक्रामक राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल से चुनौती देना शुरू किया। बीजेपी ने जाके लोगों को यह समझाया कि ये सरकार, ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार, सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है, आपके बारे में सोचती नहीं है। जो राम धनु हम लोग कहते हैं, ममता बनर्जी उसको रंग धनु बोलने के लिए जोर देने लगी। कहने लगा कि नहीं, राम का नाम वैसे नहीं लिया जाएगा। वो नाराज हो जाती थी अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाते थे, और ये एक एक बार उनका नाराजगी, एक एक बार उनकी गलती बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनने लगा।
बंगाल के सामाजिक समीकरणों के बीच से बीजेपी अपने लिए वोट बैंक गढ़ने की मुहिम में जुट गई। ममता सरकार पर बीजेपी मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप जड़ने लगी। ममता सरकार को बीजेपी कभी मुस्लिम छात्रों को वजीफा देने तो कभी मस्जिदों के इमामों के लिए वेतन के मुद्दे पर घेरने लगी। ममता बनर्जी की ये कोशिश रही कि वो खास तौर पे मुस्लिमों में अपनी ममता बरसाए और मुस्लिमों का उनको पूरा वोट भी मिला। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि मुस्लिमों के वोट के कारण ही वे लगातार सत्ता में बनी रह सकती हैं। इस कारण उन्होंने मुसलमानों के तुष्टीकरण का पूरा प्रयास किया और इस प्रयास में उन्हें जय श्री राम का नारा बोलना भी बड़ा चुभने लगा। जय श्री राम के नारे बोलने पर ममता बनर्जी ने खुद कार से उतरकर लोगों को खरी खोटी सुनाई, उन पर मुकदमे दर्ज किए। सूबे में होने वाली हिंसक घटनाओं और टकरावों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी हुई। 2013 का दक्षिण 24 परगना के कैनिंग का दंगा हो या 2015 में दक्षिण 24 परगना के अस्थि गांव का टकराव, 2016 में मालदा के कलिया चकिया बीरभूम के झलम बाजार की हिंसा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने जहां सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी थी, वहीं अपनी उस अल्ट्रा लेफ्ट वाली छवि को भी बनाए रखने की, जिसे लोगों ने लेफ्ट फ्रंट के विकल्प के तौर पर चुना था। सियासी तौर पर ममता के सामने एक ओर लेफ्ट फ्रंट की चुनौती थी, दूसरी ओर बीजेपी तेजी से बंगाल में अपना विस्तार करने में जुटी थी। ममता सरकार में एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे। शारदा चिट फंड घोटाले ने तो पहले से ही कोहराम मचा रखा था। उसके बाद रोज वैली घोटाला, नारदा घोटाला, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाला सामने आया। इन घोटालों से टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के नाम जुड़ रहे थे। ममता बनर्जी को पेंटिंग्स का बहुत शौक है और यही शौक उनके दामन पर दाग की वजह बना। दरअसल शारदा ग्रुप ने ममता की बनाई एक पेंटिंग को 1,80,00,000 रुपए में खरीदा। इस डील को विरोधियों और जांच एजेंसियों ने अपने अपने चश्मे से देखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शारदा घोटाला, रोजबेली घोटाले के अलावा पश्चिम बंगाल में जितने और घोटाले हुए हैं, करीब 200 चिटफंड कंपनियों ने घोटाला किया है, उन सबको लेके जांच चल रही है। लेकिन जांच में अभी जिस तरह से जांच में आगे आएंगे, लोगों सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये तय है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फंस सकते हैं। सरस्वती पूजन नहीं हो। विरोधियों के तीर और जांच एजेंसियों की कार्रवाई दोनों साथ साथ चलते रहे, लेकिन ममता जरा भी विचलित नहीं हुई। उनकी नजर 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। लोगों के दिलों पर राज करने का हुनर ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए सत्ता में आने के बाद भी वो लोगों को नहीं भूली। सूबे के गरीब और मध्यम वर्ग का दिल जीतने में पूरी शिद्दत से जुटी रही। ममता सरकार ने गरीबों के लिए 2 रुपए किलो अनाज, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, साइकिलें, स्कूल ड्रेस और जूते दिए। कन्याश्री, सबूज साथी और खाद्य साथी योजना ने लोगों से उनका रिश्ता मजबूत किया। 2016 में बंगाल के अखाड़े में अकेली उतरी ममता बनर्जी की पार्टी को पिछले चुनाव से भी बड़ा जनादेश मिला। टीएमसी की सीटें बढ़कर 211 हो गई। टीएमसी को 27 सीटों का फायदा हुआ। वहीं बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। 10% वोट शेयर के साथ राज्य की 75% से भी अधिक सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। भद्रलोक राजनीति में बीजेपी को भी अपने लिए संभावना दिखने लगी। अमित शाह की नजरें बंगाल को साधने में लग गईं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी बंगाल में मोदी और ममता का सियासी महासंग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।